चलिए स्टार्ट किया जाए। रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ। चैप्टर 11 पेज नंबर 48 और लास्ट पैराग्राफ चल रहा है। पैराग्राफ, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, कल वाला जहां हम लोग छोड़े थे वहीं से रीस्टार्ट। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1900 to 1960। किसके बारे में जिक्र आ रहा है? मॉडर्न एज के बारे में। कब स्टार्ट हुआ मॉडर्न एज? किस क्षेत्र में, किस चीज का मॉडर्न एज? इंग्लिश लिटरेचर का। किसका? अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर। कब बिगिनिंग हुआ है? याद है? बिगिनिंग फ्रॉम द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से ये हुआ है। अच्छा, मॉडर्न एज का कार्यकाल क्या है? 1900 से लेकर 1960 तक। 1900 से लेकर कहां तक? 1960 तक। मॉडर्न एज को अंडरलाइन कर देता हूं रेड पेन से, एरो मार्क डाल देता हूं। इसका एज है 1900 से 1960। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं तक कल हुआ था, आगे। The impact of scientific thought was mainly responsible for the attitude of interrogation and disintegration of old values। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि साइंटिफिक सोच बढ़ने लगी, लोग जब शिक्षित होने लगे, साइंटिफिक सोच जब आया लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, तो इसके क्या प्रभाव पड़े? इसके प्रभाव क्या पड़े? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। मुख्यतः दो पार्ट में पढ़ा, नंबर 1 और नंबर 2। क्या है? कल जिक्र किए हुए थे इंट्रोगेशन, एटीट्यूड चेंज होगा। द एटीट्यूड ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ करना या जानकारी लेने के संबंध में इन लोग का व्यवहार या तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर है? जिसमें एक नया वर्ड है इंटरोगेशन, मतलब पूछताछ। ठीक है, उनका एटीट्यूड, तरीका चेंज हो गया। दूसरा, ओल्ड वैल्यूज के लोग खंडन कर दिया है। उसके लिए मीनिंग दिया है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज। क्लियर है दोनों? तो वैज्ञानिक सोच जब जनता में आने लगी, लोग अपने आप को उस नोवेल रीडिंग को पेशा बना लिया, तब वैज्ञानिक सोच के कारण इसका प्रभाव देखा गया साहित्य के क्षेत्र में कि लोगों के, आम जनता पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? पब्लिक पर, रीडर्स पर, कि उन लोगों का एटीट्यूड में क्या आ गए हैं? परिवर्तन आ गए, चेंज। क्लियर है? इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ, या उसके बारे में अवेयरनेस के लिए या पूछताछ के लिए या इंटरेस्ट जग गया, उस सब में क्या आने लगा? परिवर्तन आने लगा। दूसरा है, जितने परंपरा, ओल्ड वैल्यूज, पारंपरिक जो भी मान्यता थी, उसको वो लोग तोड़ दिया, विखंडित कर दिया, यानी भागों भागों में बांट दिया। आ गया। इन एज ऑफ मास एजुकेशन, इसको बोल देते हैं, मॉडर्न एज को भी बोल सकते हैं एज ऑफ मास एजुकेशन। वैसा काल जिसमें अधिक संख्या में पूरा पब्लिक पढ़ता था, तो एज ऑफ मास एजुकेशन, सब लोग शिक्षित होने लगे उसका, खास करके अपर क्लास के लोग। यही ना जी, मास एजुकेशन में अधिक संख्या किसका होगा? अपर क्लासेस पीपुल का होगा, अपर क्लास स्टूडेंट पढ़ता होंगे। तो वही कर रहे हैं कि इन एन एज ऑफ मास एजुकेशन द नोवेलिस्ट बिगेन टू अपील द मासेस। अब नोवेलिस्ट लोग इस मास ले, जब पूरा जनसंख्या पढ़ने लगी, तो इस मास ले ये लोग क्या करने लगा? अपील करने लगा। अपील मतलब रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। कौन कर रहा है अपील? अपील कर रहा है मास से। और कौन कर रहा है? तो नोवेलिस्ट लोग, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार लोग, पूरे भीड़ से, पब्लिक से। मास मतलब पब्लिक। जब पब्लिक पूरा इंटरेस्ट लेने लगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये लोग मास से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है
The novelists began to appeal to the masses. They began to look upon nature as a system planned by the divine architect. अब ये लोग फोकस करें, पहला तो अपील करना, दूसरा लिखा है लुक अपॉन। लुक अपॉन मतलब देखना या फोकस करना। लुक अपॉन ये केंद्रित करने लगे किन चीजों पे? नेचर का। किसका? प्राकृतिक चीजों पर। नेचर का एक ऐसा प्लान सिस्टम है, नेचर इज अ प्लान्ड सिस्टम, एक नियोजित प्रथा है या ऐसा ढांचा है, सिस्टम है जो किसके द्वारा बनाया गया है? क्रिएटेड बाय गॉड, या सिंपल लिख सकते हैं मेड बाय डिवाइन आर्किटेक्चर, मेड बाय डिवाइन दैवीय ना, दैवीय संरचना या ढांचा बनाया गया हो, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। डिवाइन आर्किटेक्ट हम बोल रहे थे किसको? डिवाइन मतलब कौन? दैवीय, यानी कि भगवान को बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गॉड का जिक्र किया जा रहा है कि जो ईश्वर के द्वारा एक बढ़िया नियोजित सिस्टम के अनुसार प्रकृति का निर्माण किया गया है, इस पर ये लोग ध्यान दिया करने लगे। लुक अपॉन, क्लियर है? आगे A number of writers began to voice their ideas in their writings. इन्हीं में से, नोवेलिस्टों में से बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे। राइटर मतलब लेखक, वही नोवेलिस्ट। आउट ऑफ देम सम राइटर्स या मेनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर लोग वॉइस करने लगे हैं। वॉइस मतलब कल बताए थे अपने पुस्तक में इसको रिटर्न करना, लिखना, यही ना था जी, या आवाज देना, सपोर्ट करना किसी चीज को, तो वॉइस करने लगे हैं। लिखा है कि वन नंबर ऑफ राइटर्स बिगेन टू वॉइस दीज आइडियाज इन देयर राइटिंग्स, अपने लेखनी में विभिन्न प्रकार के आइडियाज को सम्मिलित करने लगे। ठीक है, राइटर्स है तो यही काम करेगा, राइटिंग्स करेगा, और राइटिंग्स में सपोर्ट कर रहा है या मेंशन कर रहा है किन चीजों को? विभिन्न आइडियाज को। आगे हाँ, वन ग्रेट डिसएडवांटेज, इन राइटरों में एक कमी थी, कल हम बात किए थे, वो कमी क्या है उसके लिए जिक्र करेंगे। इसको हम लिख देते हैं डिसएडवांटेज, मतलब डिमेरिट, डिमेरिट या लिमिटेशन बोलते हैं उसको, कमियां, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज, हानिकारक चीज। डिस, तीन मीनिंग बता दिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, कमियां, खामियां या हानिकारक चीज, या उससे हानि क्या है। तो इन महान लेखकों जो जो हुए थे, कुछ लेखक का नाम बताएंगे आप लोग, कुछ याद है कि भूल गए? सोडा हो गया कहानी, सोडा ऐसे क्या करिए, सोडा कर दी। डिकेंस, ठाकरे और थॉमस हार्डी, ब्रोनेट सिस्टर्स, जॉर्ज, क्या था, जॉर्ज इलियट, और एक था मिसेस गैस्केल। हमको कैसे याद हो गया? जो कि मेरा विषय नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है, एक ही बार पढ़ाया है आप लोग को, है ना जी। चलिए, और एक और राइटर थे, हम लोग छोड़ रहे हैं, आर स्टीवेंसन। ठीक है, चलिए, तो इन लेखकों में से कुछ एक बड़ी जो डिमेरिट कमियां थी, डिमेरिट्स था, वन ग्रेट डिसएडवांटेज अंडर विच द मॉडर्न राइटर्स लेवर्स इज दैट देयर इज नो कॉमन ग्राउंड ऑन विच द राइटर्स एंड द रीडर्स मीट। यही था कि इन लोग के बीच में सहसंबंध नहीं था। जैसे आज के जमाने में डिजिटल दुनिया में पब्लिशर, रीडर, लेखक, रीडर के बीच में क्या हो सकती है? बातें हो सकती है व्हाट्सएप के माध्यम से, या मान लो कोई भी चैनल है, मानते हैं पीडब्ल्यू वाला है, तो जितने स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लिए हैं उनका क्वेश्चन डाउट सेशन क्लियर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होता होगा, या मेल के माध्यम से उसका पूछ सकते हैं, या हर एक ऐप में एक असिस्टेंट आ गया है, चैट बॉक्स। जब क्लास चल रहा है, कमेंट बॉक्स या कोना में चैट बॉक्स असिस्टेंट रहती है, वो आर्टिफिशियल एआई के थ्रू, उससे आप बात करेंगे तो आपका प्रश्नों का क्या देगा? उत्तर देगा। या कोई ऐसे भी ऐप है जो डायरेक्ट कांटेक्ट आप काउंसलर से कर सकते हैं, जो भी डाउट हो टीचर से आप बात कर सकते हैं उस जमाने में, लेकिन सॉरी इस जमाने में, आधुनिक काल में, आधुनिक युग में। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा सुविधा है, लेकिन पहले क्या था? पहले रीडर्स और जो राइटर्स हैं, रीडर्स और राइटर्स, इन लोग के बीच जो मिलने का जो तरीका है, मीट, ये कभी संभव नहीं था किसी भी ग्राउंड पर, एट एनी ग्राउंड। लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं इसको, नो कॉमन ग्राउंड, कोई साधारण स्तर पे भी ये लोग मिल नहीं सकते थे। यही एक बड़ी कमियां है, यानी कि देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर और कंज्यूमर, उपभोग करने वाला। ये हो गया आपका पूरे जो सामान है। दूसरा है यहाँ पे राइटर एंड रीडर, यही ना जी, लिखने वाला और पढ़ने वाला के बीच में कोई संबंध नहीं था, यह संभव नहीं था किसी भी स्तर से पहले। वही लिखा हुआ, ये सबसे बड़ी कमियां है, तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। सबसे बड़ी कमियां क्या है, क्या लिखेगा, मान लीजिए आ गया तो बड़ी कमियां क्या होगा, no relation between writer and readers, there is no possibility to meet with readers, राइटर को रीडर से मिलने की कोई संभावना नहीं थी, ये सबसे बड़ी कमी थी। वही लिखा है, वन ग्रेट डिसएडवांटेज अंडर विच द मॉडर्न राइटर, आधुनिक काल के लेवर्स, इज दैट देयर इज नो कॉमन ग्राउंड ऑन विच द राइटर्स एंड द रीडर्स मीट। एक वर्ड यहाँ बार बार आ रहा है, लेवर्स। अब लेवर्स का इसका हिंदी क्या समझेंगे आप लोग, ऐसे लेबर मतलब मजदूर होता है, लेकिन यहाँ लेबर मतलब क्या होगा बताइए। द मॉडर्न राइटर वर्क्स इज डैट, या लेबर्स क्या होगा यहाँ पे हिंदी बताइए तो। क्या होगा कंसेप्ट का आंसर, ऐसे तो मेहनत करना, कठोर परिश्रम कहते हैं, ठीक है वही दिया, प्रयत्न पूर्वक काम करना, ठीक है। तो यह लिख रहा है कि वन ग्रेट, एक हानि यह है कि आधुनिक काल के जो राइटर थे वो लेबर्स तो करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन किसी भी स्तर से वो रीडर से संपर्क नहीं बना पाते थे। और समझ में, लेबर्स मतलब मेहनत करना, वर्क्स यानी कि ट्राई करते थे कि संबंध हो, लेकिन कोई संबंध बनने की संभावना नहीं थी। देयर इज नो कॉमन ग्राउंड टू मीट रीडर विथ राइटर्स, ठीक है। आगे, the novel is full of adventure and experiments peculiar to the modern age, which is an age of transition and discovery। ये कल भी बताए थे, एक बार फिर से मैं मार्किंग बता देता हूं, मिटा दो ये सब। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मान लीजिए लिखता होगा कोई तो अपना लिखेगा। चलिए आगे है, कह रहा है कि द नोवेल इज फुल ऑफ, जो भी ये नोवेल होते हैं उसमें दो चीज पाए गए हैं, फुल ऑफ ए एंड बी, यही है ना। फुल ऑफ क्या जी, एक्सपेरिमेंट एंड एडवेंचर, साहसिक कार्य, एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंट। और पुस्तक ही ऐसा चीज है जहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जिसके मदद से कर सकते हैं। मान लो स्कूल में लैब है तो किताबें से ना टीचर पढ़ा रहा होगा, लैब में बायो के लैब में जाएंगे, या फिजिक्स का लेंस फोकल लेंथ पढ़ाएगा, कितना मीटर क्या है, कितना मिलीमीटर है, क्या है एमएम का, है ना। कोई भी चीज है तो बिना पुस्तक का हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, और बिना पुस्तक का हम जान नहीं सकते हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट कार्य है या साहसिक कार्य, एडवेंचर्स, ठीक है। तो नोवेल क्या है, इसमें महत्वपूर्ण एडवेंचर एक्सपेरिमेंट किया गया टू द मॉडर्न एज विच इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। तो नोवेल किस में बना है, मॉडर्न एज में, कहां पर 1900 से लेकर 1960, याद रहेगा। मॉडर्न एज को दो नाम से जाना गया है या कहा जा रहा है अभी इसमें, नंबर 1, नंबर 2 एज ऑफ डिस्कवरी एंड एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसी की तरह हम बना लेंगे इसको भी, जैसे इसको ऊपर बना है, सॉरी एज ना, एज ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 ट्रांजिशन यानी बदलाव, परिवर्तन, और समझ में, एंड सेकेंड वन जी एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज का, यानी कि वही एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट होगा तभी तो नया चीज मिलेगा, है ना। क्लियर है। आगे, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉपुलर मीडियम ऑफ दिस एज विच कुड कम्पीट विथ बोथ फिल्म एंड रेडियो। अब सुन लो, यहाँ पर नोवेल कह रहा है कि ये बहुत अच्छा माध्यम था, नोवेल जो था इट इज द बेस्ट मीडियम, क्या था, इट इज द इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर, मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है, मोस्ट अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉपुलर, पॉपुलर क्या
मीडियम, माध्यम है। क्या है? माध्यम। क्या किस चीज का माध्यम है? मीडियम ऑफ दिस एज टू compete, प्रतियोगिता करना, कंपटीशन में आना, compete। अब किसके साथ इसको compete करना है नोवेल को? यस, टू थिंग्स, रेडियो एंड फिल्म, रेडियो जगत से और फिल्म जगत से compete करने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए एक ही माध्यम है, वो है नोवेल। और बहुत अति महत्वपूर्ण और प्रचलित और लोकप्रिय माध्यम है। क्लियर हो गया? तो इससे फायदा होता है कि नहीं? बनाते हैं इसे तो क्लियर पता चल जाता है ना। अब हमको वाक्य पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नोवेल क्या है? तो बहुत अति महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम है, रेडियो और फिल्म से प्रतियोगिता करने के लिए, कंपीट करने। खत्म हो गया। जितना देर हम लिखेंगे उससे बढ़िया हम चित्र बना देंगे। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे। द मॉडर्न नोवेल इज साइकोलॉजिकल, लेकिन आजकल के जो आधुनिक जो नोवेल है हमारे यहाँ, आज मनोवैज्ञानिक पर आधारित रहते हैं। यहां पे लिख देते हैं मॉडर्न एज नोवेल्स, मॉडर्न एज अपोस्ट्रोफिस नोवेल। मॉडर्न एज का जो नोवेल है आजकल के उपन्यास, आधुनिक और वर्तमान में, वो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, आधारित रहते हैं, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, मानववैज्ञानिक। साइको का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ऐसे साइको नहीं बोलते, साइको हो गया है, पागल हो गया है। दैट मीन्स क्या? उसका जो मनोस्थिति है कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए साइको। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब ह्यूमन लाइफ से वह विषय जिसमें ह्यूमन लाइफ का स्टडी किया जाता है, समझ में, उसके नेचर पे, व्यवहार पे, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल। तो ये किस पे आधारित रहता था? मनोवैज्ञानिक विषयों पर, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ह्यूमन लाइफ पे, जिसमें इट डील्स विद रिलेशन बिटवीन लोनलीनेस एंड लव। और ये ऐसे पुस्तकों में साइकोलॉजिकल चीज का दो ट्रेट्स, यानी साइकोलॉजिकल के दो ट्रेट्स को दिखाया जाता है नोवेल में। ट्रेट्स मतलब गुण है या उसका फीचर्स। ट्रेट्स क्या क्या है? पहला इसमें फोकस किया गया लोनलीनेस, मानव जीवन में कैसे अकेलापन है उसको अपने नोवेल के माध्यम से सब लेखक लोग बताया है। और दूसरा लव, यानी कि साइकोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से मुख्यतः दो चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है, नोवेल में सम्मिलित किया गया। कौन सा दो टॉपिक है? फीचर्स है, साइकोलॉजिकल फीचर्स, लोनलीनेस अकेलापन, और प्रेम। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आए हैं आज का जो क्लास कराना था, पेज नंबर 49। मिटा दो ऊपर हेडिंग। चलिए इधर लिख देते हैं पेज नंबर 49, पैराग्राफ नंबर 1 मान के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स हु डोमिनेटेड द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी वेयर वेल्स, बेनेट, कोनार्ड, किपलिंग एंड फोस्टर। ध्यान से सुनो, द इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स, किसका हम बात कर रहे हैं? मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स। इसका मतलब का आधुनिक काल 1960 के बाद जो आए हैं एंसेस्टर्स, द मॉडर्न इंग्लिश, एंसेस्टर का प्रयोग होता है, पहले होगा द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल। अब सुनो ध्यान से, पहले समझो। मॉडर्न इंग्लिश नोवेल का द इमीडिएट एंसेस्टर का मतलब क्या? मॉडर्न एज कब चालू हुआ? 1900। इसके इमीडिएट एंसेस्टर क्या? इसके पीछे वाला होगा ना, यानी कि 1899 से लेके पीछे जहां तक चल जाए, तो उसी को रहा है कि इमीडिएट, तुरंत, यानी कि लगभग, इसको मान लेते हैं 1850। इमीडिएट का मतलब आसपास कहीं बात करें, जिक्र कर रहा है, यही हुआ। और इमीडिएट मतलब अबाउट, यानी कि 18वीं शताब्दी, सीधे कहेंगे किसमें थे? 20वीं तो 19वीं शताब्दी में, डायरेक्ट 19th सेंचुरी। तो कह रहा है कि द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नोवेल हु डोमिनेटेड द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। देख लो, जो पहले थे, यानी कि मॉडर्न एज, यहाँ पे देखना है, समझना है इतिहास को भी। मॉडर्न एज चालू हो रहा है कब? हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर 1900 से स्टार्ट हुआ। तो इसके ठीक पहले, इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक पहले इमीडिएट एंसेस्टर्स थे, यानी हमारा पूर्वज। अरे समझ में,
यानी कि 1900 से 1960 में जो नोवेलिस्ट हुए, इसके ठीक पहले वाले जो कलाकार थे या उपन्यासकार थे, उसको एक वर्ड दिया गया है इमीडिएट एंसेस्टर्स। क्या बोलेंगे उसको? इमीडिएट एंसेस्टर्स। कोई डाउट नहीं? यानी ठीक है। अब कह रहे कि ये जो लोग थे, ये इमीडिएट अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये लोग क्या किए कि 1900 से जब स्टार्ट हुआ तो इसके अर्ली पार्ट में, यानी पहले वाला भाग में, अर्ली पार्ट में, यानी मान लेते हैं 1900 से स्टार्ट हुआ तो 1900 से 15 या 20 तक मान लेते हैं, ऐसा मान रहे हैं समझाने के लिए केवल हम। अर्ली पार्ट का मतलब क्या हुआ? 1900 से स्टार्ट हुआ और अर्ली पार्ट में यानी कि पूर्वी भाग में, इस स्टार्ट होने के पूर्व भाग में ये लोग डोमिनेट कर लिए, यानी बहुत फेमस थे, प्रधानता था इन लोग का। एक मीनिंग लिख लीजिए, डोमिनेंटली, प्रमुखता, प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से, डोमिनेंटली। डोमिनेट कर, यानी इन लोग का राज आ गया पहले सेंचुरी में। कौन कौन थे? कब? इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। लिखेंगे इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कौन थे? एंसेस्टर्स लोग थे, एंसेस्टर्स। अब ये इमीडिएट, तुरंत एंसेस्टर जो थे तो पहले का, यानी कि 1850 के आसपास के लोग होंगे फेमस, या 1832, कुछ भी मानेंगे, लेकिन इन लोग का अपना प्रभाव, चूंकि सीनियर लोग थे, सीनियर आदमी थोड़ा अपना वर्चस्व जमाता है, तो ये भी इस काल में भी, मॉडर्न एज में भी 1900 से स्टार्ट करके शुरू के कुछ भागों, मान लेते हैं 20 तक, ये लोग क्या किए? प्रभाव अपना जमा कर रखा। तो डोमिनेंटली मतलब प्रमुख रूप से इन्हीं लोगों का प्रभाव शुरू में चला। कब? 20वीं शताब्दी के शुरू में। वही लिखे हैं इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20वीं शताब्दी के पूर्वी भाग में, यानी पहले में 1901 से लेकर जहां तक मान लो पूर्वी भाग जितना भी हो, वहां के पूर्वजों ने अपना राज्य चलाया। उसमें से कौन कौन महान लेखक थे? नोवेलिस्ट का नाम है, जैसे वेल्स, वेल्स का नाम सुना गया। असल में सब क्या है? एंसेस्टर्स। कौन है? एंसेस्टर्स। बेनेट, ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। राइट एनी वन एंसेस्टर्स नेम, ठीक है, नोवेलिस्ट में। कोनार्ड, कोनराड, कोनराड, कीपलिंग, एंड फिफ्थ वन इज फोस्टर। आर साइलेंट हो जाएगा, फोस्टर। लिखिए इतना 5 पॉइंट। और ये लोग, ये जितने भी लेखक हैं, सुन लो पहले, ये लोग जो भी लिखते थे, इन लोग का राइटिंग्स होता था ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, खास कोई ग्रुप होगा, समुदाय हो गया, उसके लिए ये लोग लिखते थे। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, खास समुदाय के लिए, लेकिन बाकी सब पूरा कंट्री के लिए लिखता था। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, किसी खास समुदाय या खास लोगों के ऊपर अपना ये नॉवेल लिखा करते थे। इतना लिखिए जल्दी। लाइट ऑफ हो गया। ये सब समझाने के लिए हम मार्किंग किए हैं, रियलिटी नहीं है, लगभग हम बताए हैं। यहां से लिखना है तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक टोटल। आगे बढ़ा जाए तो इसमें हम लोगों ने देखा 49 में कि द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नोवेल, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के जो पूर्वज लोग थे, उन लोगों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वी भाग में अपना वर्चस्व जो है डोमिनेट किया, जिनमें से उन लेखकों का नाम है, उपन्यासकारों का, वेल्स, बेनेट, कोनार्ड, है ना, कोनराड है, कीपलिंग एंड फोस्टर। दीज राइटर्स राइट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोग का जो लेखन थे वो खास किसी समुदाय या लोगों का समूह के लिए होता था। आगे
आगे दिया एक और नए व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है डीएच लॉरेंस। क्या है? नया व्यक्ति है, उनका नाम है, पेज नंबर 41 पैराग्राफ 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, डीएच लॉरेंस। क्लियर है? डीएच लॉरेंस is concerned with how individual could fully realize themselves as individuals so as to make true contact with others। ध्यान से सुनिएगा, इनका जो कहानी रहता था, कंसर्न रहता था, यानी संबंधित। कंसर्न किस चीजों से कंसर्न रहता था? संबंधित इनका विथ हाउ इंडिविजुअल्स कुड फुली रियलाइज देमसेल्फ, कि एक व्यक्ति कैसे अपने आप को जाने पहचाने। इसको लिख ही देते हैं सेंटेंस, हाउ इंडिविजुअल्स कुड फुली रियलाइज देमसेल्फ एज इंडिविजुअल्स। मैं बता देता हूं, चिंता नहीं करना है। so as to make true contact with others, to make true contact with others। लिख लीजिए, समझा देता हूं इसको। तो कह रहा है कि डीएच लॉरेंस जो है वो उनका संबंधित रहता था कि किस तरह कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मतलब होता है अ मैन या वीमेन, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, तो इंडिविजुअल्स तो व्यक्तियों, किस तरह व्यक्तियों अपने आप को एहसास करे कि वह इंडिविजुअल है। अर्थ समझ में? यानी कि किसी व्यक्ति को अपना होशो हवास में लाना कि वो समझे कि उसका मानव जीवन का क्या वैल्यू है। यानी सिंपल में ये भी पब्लिक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स, एक आदमी, आम आदमी कैसे अपने आप को एहसास करे और समझे कि वह एक आदमी है या इंडिविजुअल्स, उसका क्या वैल्यूज है। किस लिए कर रहे हैं? ताकि वह एक बढ़िया संपर्क, एक सत्य संपर्क बना सके। किसको साथ? अन्यों के साथ। इस चीज को रियलाइज करने के लिए ज्यादा ये फोकस करते थे। कौन? डीएच लॉरेंस। उनका नाम क्या है? डीएच लॉरेंस। कि किस तरह एक व्यक्ति को अपने आप को पहचानने के लिए मदद करना, इस सब बातों को लेकर वो ज्यादा बातें अपने नॉवेल्स में लिखा करते थे। क्लियर है? There are such fine description and narrative in modern novels as remind us of the works of great English poet। कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, विवरण है, कथन है, डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव इन मॉडर्न नॉवेल्स। कह रहा है मॉडर्न नॉवेल्स अगर हम पढ़ेंगे, आधुनिक काल के जो भी उपन्यास है, मॉडर्न नॉवेल्स को यदि हम पढ़ेंगे तो इनमें जितने भी डिस्क्रिप्शन किया गया है, इस मॉडर्न लेवल में ए में मान लेते हैं, जितने भी डिस्क्रिप्शन हैं, विवरण जीवन से संबंधित या कोई भी मुद्दा पर, जितने भी क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव्स, उसमें कथन है, स्टेटमेंट बुक में नैरेटिव्स। ठीक है, लिखा है कि देयर आर सच फाइन डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव इन मॉडर्न नॉवेल्स एज रिमाइंड अस ऑफ द ग्रेट वर्क ऑफ इंग्लिश पोएट। और इतने मतलब पुस्तक इतने बढ़िया बढ़िया है, उपन्यास इतने बढ़िया बढ़िया आए कि वो बहुत अच्छे तरीका से विवरण किया हुआ है, विवरणात्मक रूप में है और कथन के रूप में है, जो हमको रिमाइंड करता है, याद दिलाता है या एहसास करता है, रिमाइंड अस, कि इंग्लिश साहित्य में भी महान लेखक लोग हैं। क्या ये रिमाइंड करता है? ये रिमाइंड कर रहा है कि देयर इज द ग्रेट वर्क ऑफ इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएटों का महान कार्य को रिमाइंड कराता है। इंग्लिश पोएट ना, अंग्रेजी काव्यों का, ऐसे भी ये तो हो गया नॉवेलिस्ट के बारे में ना, तो कुछ ऐसे भी डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव्स बुक्स हैं। देयर आर सच फाइन डिस्क्रिप्शन नैरेटिव इन मॉडर्न नॉवेल्स एज रिमाइंड अस ऑफ द वर्क, द ग्रेट वर्क ऑफ इंग्लिश पोएट। द वर्क, द ग्रेट वर्क लिख सकते हैं अपना से, द ग्रेट वर्क्स वो क्या कराता है? रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है।
ऑफ इंग्लिश पोएट, यानी कि इंग्लिश कविता लिखने वाले कवि भी हैं जिनके ऐसे चीजों हैं जो कविता, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, नैरेटिव्स पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव चीजों को, बातों को देखेंगे तो उसमें भी क्या है, हमें पता चलता है कि इंग्लिश में भी महान कवि हुआ करते थे इंग्लिश साहित्य में। यानी बात चल रहा है मॉडर्न नॉवेल्स में, ठीक ना। ये हमें याद दिलाता है मॉडर्न नॉवेल्स। अंग्रेजी साहित्य में महान कवि भी हैं, यानी इसको इन इंग्लिश पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये रिमाइंड दिलाता है। आगे बढ़ूं, ठीक। डज, इस प्रकार वी सी नॉवेल्स एम्ब्रेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उपन्यास जो है जीवन के हर एक पहलुओं को क्या करता है, अपने आप में समाहित करता है। डज वी सी नॉवेल्स एम्ब्रेस मतलब आलिंगन करना, अपने आप में ले लेना। अरे समझ में, एम्ब्रेस, तो इसको वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, लास्ट में मैं पॉइंट आउट कर लूंगा। इधर कहीं स्टार डाल के वर्ड डाल दीजिए, एम्ब्रेस करना, आलिंगन करना, ठीक है, अपने आप में समाहित कर लेना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरह नॉवेल्स एम्ब्रेस करता है इंटरेस्ट के हर एक पहलुओं को, हमारे जीवन के हर एक पहलू, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के हर एक पहलुओं को नॉवेल अपने आप में समाहित कर लेता है। क्लियर है? जस्ट एक स्टेटमेंट है। आगे, इट इज लाइक अ टेलिंग स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी। यह नॉवेल जैसे पढ़िएगा तो लगेगा कि कोई हमको कहानी सुना रहा हो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव में होता है और नैरेटिव मोड में होता है। इसलिए जब भी हम पुस्तक पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कोई हमारे सामने खड़ा हो या मेरे बगल में बैठा हो और हमें कहानी सुना रहा हो। इस तरह से उसका लिखावट रहती है, नोवेल में लिखा रहता है। और ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे सामने अभी वो मूवी चल रहा है, वो घटना मेरे सामने घटित हो रही है। एकदम फ्लैशबैक में चल जाएंगे और इमेजिन करेंगे तो पता चलेगा सच में ये घटना ऐसा होता है या हो रही है। यानी कि एक नई दुनिया, एक काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग लॉस हो जाएंगे, खो चुकेंगे। क्लियर है? आगे, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ग्रोज इन द नॉवेल्स। करे इस पुस्तकों में जीवन के हर एक रूप को देखा जाएगा, हर एक रूप कैसे बढ़ता है, कैसे विकासशील हुआ है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न समयों का। अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे, उसके क्या बोलते हैं, उपन्यास को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाउ आवर लाइफ ग्रोज अप, किस तरह हमारा जीवन बढ़ते गया, क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आए, कैसे कैसे हमारी सभ्यता या हमारी परंपरा या हमारी भाषा बदलती गई। आगे, इट इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल फोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कह रहा है कि आज के आधुनिक युग में ये सबसे बड़ा बल है। ग्रेटेस्ट फोर्स इसको माना गया है, नाम दिया गया है किसको? नोवेल को। नोवेल को क्या कह रहा है? इट इज द ग्रेटेस्ट फोर्स, शिक्षा वाला एक बल है, एक महान शिक्षात्मक बल है जो मॉडर्न युग में है, मॉडर्न विश्व में। इट इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल फोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक नंबर यह बन सकता है, ग्रेटेस्ट एजुकेशनल फोर्स किसको कहा गया? नोवेल, ड्रामा, स्टोरी, पोएम। तो क्या होगा? नोवेल बन जाएगा ना ऑब्जेक्टिव। आगे, नाउ अब इन अंग्रेजी, इन इंग्लिश, एज वी ऑल नो, हम जानते हैं कि देयर इज नो मोर अ मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। अब अंग्रेजी भाषा में केवल ब्रिटेन इंग्लिश ही नहीं है, हमारे यहाँ अमेरिकन इंग्लिश भी है ना जी। तो वही करें कि अब मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली मतलब केवल एक ही आदमी का उस बाजार में वर्चस्व हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले बीएसएनएल का सिम आता था, सरकारी सिम क्या होता था? बीएसएनएल। सब लोग उसका नंबर होता था 94 से। आज भी बीएसएनएल का नंबर 94 से है, लेकिन अब कॉमन हो गया है, 62 से, 93 से, 91 से, सब कॉमन हो गया जब डिजिटल हो गया था। लेकिन पहले 94 से ही बीएसएनएल का नंबर स्टार्ट होता था। और समझ में, यानी टेलीकम्युनिकेशन के जगत में केवल बीएसएनएल ही अपना वर्चस्व जमाया था। उसी तरह उसके बाद जियो जब है तो हर जगह जियो फ्री देने लगा, तो जियो यानी कहने का मतलब जो भी बिजनेस क्षेत्र में या मार्केट में एक आदमी का रहेगा राज, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। तो उसी तरह पहले केवल इंग्लैंडियन अंग्रेजी चलता था, ब्रिटेन इंग्लैंड अंग्रेजी चलता था, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। आधुनिक काल में अमेरिकन इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश भी हो गया, हम लोग का बोलने का अपना टोन अलग है ना। तो बहुत सारे ऐसा इंग्लिश का छोटा बहुत स्लैंग मिल जाएगा। फ्रेंच में जाएंगे तो वहां का इंग्लिश बोलने का टोन अलग होगा। जैसे हम चूंकि पहले ही पढ़ा चुके हैं भाषा में कि अगर हम भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी भी बोल रहे हैं, तो बंगाल में भी जाएंगे तो वो भी हिंदी बोल रहा है, लेकिन बंगाली में टोन थोड़ा अलग है। छापरा में जाएंगे तो हम भोजपुरी बोल रहे हैं, लेकिन उधर अलग है। मगही में आ रहे तो भोजपुरी बोल रहे हैं, लेकिन टोन अलग है। यानी कि क्षेत्रीय उच्चारण का उसमें प्रभाव
पड़ जाता है, वो व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है या जिधर का है। खत्म। तो वही कह रहे हैं कि नाउ इंग्लिश एज वी ऑल नो इज नो मोर अ मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। कोई अब ब्रिटिश का राज नहीं है उस इंग्लिश का। इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। वाह, आज अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इंटर बॉर्डर करता है, बॉर्डर क्रॉस करता है ना। यहां भी अंग्रेजी चलता है, अमेरिका में भी चलता है, विभिन्न पार्टों में चल रहा है। विश्व के हर एक लगभग प्रत्येक देशों में अंग्रेजी का राज्य है। टुडे और आज बिसाइड द ब्रिटिश नोवेल्स, इंग्लैंडियन नोवेल को छोड़कर इसके बावजूद भी वी हैव द इंडियन, हमारे पास आज इतना इंग्लिश डेवलप कर गया। हमारे महान लेखक भारत के ऐसे हुए इंग्लिश लिटरेचर में भी कि उन लोगों के द्वारा भी लिखित कुछ पुस्तकें हैं जिनको हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। लाइक इंडियन, अफ्रीकन, कनाडियन एंड मेनी अदर नॉवेल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में ब्रिटिश तो था ही, अमेरिकन तो था ही, लेकिन इसके अलावा इंडियन, अफ्रीकन, कनाडियन और अन्य देश के बारे में हम लोग पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उपन्यास के बारे में। वी शैल टॉक इन ब्रीफ अबाउट ऑल ऑफ देम। चलिए हम लोग देखते हैं सबको पॉइंट वाइज, इंडियन का, अफ्रीकन का, अमेरिकन का, कनाडियन का, सब नोवेल को पढ़ लेंगे। चूंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेनियन नोवेल, इंग्लैंड के क्षेत्र के इर्द गिर्द थे। अब इंग्लैंड के बाहर हम लोग चलेंगे, इंटरनेशनल की तरफ। मिटा दो पूरा बोर्ड। चलिए, इम्ब्रेस का हमको बाद में याद नहीं लगेगा, इससे याद है हमको आलिंगन करना होता है, लेकिन यहाँ सेंस क्या होगा, सेंटेंस के अनुसार चेंजेज हो जाता है। चूंकि ये हिस्ट्री है तो इम्ब्रेस का देखेंगे, याद दिलाइएगा लास्ट में। आगे बढ़ूं, पेज नंबर 49, पैराग्राफ नंबर 2, इसका हेडिंग पहले मैं लिख देता हूं बोल्ड अक्षर में। इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, अपने भारत समाज का, भारत देश का जो महान उपन्यासकार हैं या उपन्यास है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका हेडिंग मैं डाल देता हूं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इंडियन यानी भारतीय, इंडियन नोवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी के महान पुस्तकों को बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय उपन्यास है अंग्रेजी में, अंग्रेजी की भारतीय उपन्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। ठीक, 49 इस सब हेडिंग के नीचे नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 इस हेडिंग का, इंडियन इंग्लिश ठीक है। ठीक, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैव ओन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। अब सुन लो जी, हमारा भारतीय जो है इंडियन इंग्लिश नोवेल, शॉर्ट में लिखते हैं, भारतीय अंग्रेजी साहित्य का पहचान पूरे विश्व में हो गया है। रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड, रिकॉग्निशन इसका पहचान है, पहचान पूरे विश्व में, चारों तरफ वर्ल्ड वाइड। पहचान कहां फैल गया है? वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। ठीक है, इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। ये जीत लिया है, अपना पहचान ये अपना बना लिया, स्थान बना चुका है हमारा भारतीय उपन्यास। हमारे जैसे सच में लोग कहते हैं ना, हम किसी से कम नहीं। हमारा भारतवासी भी हम में इतना दम है कि हम किसी से कम नहीं। हम भी अंग्रेजी पढ़ के उपन्यास लिखे हुए हैं, हमारे लोग भी लिखे हुए हैं ना जी। तो हम भी मतलब हम नहीं लिखे, लेकिन हमको खोजने लगना कि सर आपका नोवेल का नाम है, तो नोवेल लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम भी ट्रेनिंग के पीरियड में हैं। चलिए, इंडियन इंग्लिश नोवेल रिकॉग्निशन मतलब पहचान पूरे विश्व में। द इंडियन नोवेलिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट ट्रेडिशन। ये लोग हमारा जो इंडियन उपन्यासकार हैं, द इंडियन खास लगाएंगे, द इंडियन नोवेलिस्ट, ये लोग अपना स्थापना कर चुके हैं एक नई परंपरा को। एस्टैब्लिश मतलब स्थापना करना, एस्टैब्लिश्ड स्थापित करना ना, स्थापना करना। क्या स्थापित कर चुके हैं? अब बहुत बड़ा परंपरा, अ ग्रेट ट्रेडिशन नोवेल में। अरे समझ में, दो चीजों को बता दिए, 2 पॉइंट है, पहला सब हेडिंग है, पहला पैराग्राफ में। इंडियन नोवेल इन इंग्लिश में हम लोग पहला पॉइंट देखे कि भारतीय अंग्रेजी जो पुस्तक है जिसका पहचान आज स्थान वो बना चुका है पूरे विश्व में। सेकेंड पॉइंट में पढ़ें कि जो भारतीय उपन्यासकार हैं उन लोगों ने एक नई परंपरा स्थापित किया है, एक महान परंपरा को
स्टार्ट किया है। अ ग्रेट ट्रेडिशन, द इंडियन नॉवेलिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट ट्रेडिशन इन इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर है? सेकंड पैराग्राफ, द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इज पार्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर। अब समझ लीजिए, जो भारतीय उपन्यास है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। जो भारतीय उपन्यास है, इंडियन नोवेल, ठीक है, यहीं तक लेते हैं, समझ लीजिएगा, इंडियन नोवेल। ऊपर देखो बोर्ड पर, भारतीय उपन्यास है इन इंग्लिश इज पार्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर, यानी कि इंडियन इंग्लिश नोवेल का बात कर रहे हैं हम, वही ना हुआ, भारतीय अंग्रेजी भाषा के जो उपन्यास है, सिंपल में यह कह सकते हैं इंडियन इंग्लिश नोवेल इज द पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, यह भारतीय साहित्य का एक भाग है। इट इज ए पार्ट ऑफ हुम, भारतीय साहित्य, इंडियन, कोई पूछेगा इंडियन इंग्लिश नोवेल क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, अंग्रेजी सॉरी भारतीय साहित्य का क्या है, यह एक भाग है। तो पहला समझ में आ गया, यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस साहित्य का भाग है इंडियन इंग्लिश नोवेल, तो भारतीय साहित्य का, क्योंकि ये भारत का है, भारत का जिक्र किया जा रहा है, हमारा अपना देश है, महान देश है ना। आगे बढ़ते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्बियंस ऑफ द टाइम। एक नया वर्ड है एम्बियंस, लिख दीजिएगा, एम्बियंस, इम्ब्रेस लिख रहा है, दूसरा आज का वर्ड मीनिंग है एम्बियंस, AMBIENCE, ठीक है। ये हमारा जो इंडियन इंग्लिश नोवेल है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत सारे मुद्दाओं पर। पहला, इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट मतलब प्रकाशित करना या अंकित करना या बतलाना या प्रदर्शित करना, इंडिकेट करना। इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, SOCIAL, सामाजिक। सेकेंड वन इज राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक। थर्ड वन जी कल्चरल, सांस्कृतिक। एम्बियंस मतलब माहौल होता है, उस पहलुओं को हमारा भारतीय साहित्य का, जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य है या उपन्यास है, वो 3 चीजों पर रिफ्लेक्ट करता है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर, या एम्बियंस मतलब ऐसा होता है माहौल, ठीक है, इन चीजों को बात करता है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द टाइम, टाइम के अनुसार, अरे समझ में, इसमें भी तो काल चला होगा, इसमें भी पीरियड होगा। सबसे नंबर 1 पर एक नाम दिया गया है, एक हमारा महान उपन्यासकार है, उसका नाम मैं लिख देता हूं, इतना मिटा दूं, चलिए देखिएगा ध्यान से, नाम है बंकिम चंद्र, ठीक है, बंकिम चंद्र। ये जो महान लेखक हुए, उपन्यासकार हुए, इनका नाम है बंकिम चंद्र। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चंद्र। अब इनका एक उपन्यास है, देख लो जी, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास का नाम है नोवेल राजमोहन वाइफ, राजमोहन की पत्नी, किताब का नाम है राजमोहन वाइफ। याद कर लीजिएगा, कम से कम भारतीय उपन्यासकार का नाम और उसका पुस्तक। रिटन इन 1864, लिखा गया है कब? 1864 में। कब लिखा गया? 1864 में। Was the first Indian novel in English। अब यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल था ये, इंग्लिश नोवेल। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो पुस्तक का नाम पूछ देगा या राइटर का नाम पूछ देगा, और पब्लिशिंग का नाम भी पूछ सकता है कि कब पब्लिश हुआ, तो 1864 में। रिटन इन 1864 एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल। द ऑथर इज बंकिम चंद्र एंड द नोवेल टाइटल इज राजमोहन वाइफ। 4 क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव इसी में से, इसको रट लेना है। तो पहला नोवेलिस्ट कौन हुए? भारतीय नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र। क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र। बोले ना, इनका पूरा नाम चटर्जी होगा, नाम सुने हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, देख लीजिएगा गूगल में,
इतना हिंदी है बंकिम चंद्र। ये चूंकि इनके नाम से हम पकड़ेंगे बंगाल के होंगे, देखिए लिखा हुआ है आगे भी, ही रोट प्रोफ्यूजली, एक नया वर्ड है प्रोफ्यूजली, भी वर्ड डालिए, सब लिखा दूंगा, प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली, तीसरा वर्ड आज का, प्रोफ्यूजली लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ही रोट प्रोफ्यूजली इन बंगाली, यानी शुरुआत में किस भाषा में लिखा हुआ था, यानी कि राजमोहन जो वाइफ वाला जो पुस्तक है ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। अरे समझ में, चूंकि ये बंगाल के हैं इसलिए अपने वहां के राजकीय भाषा में लिखे थे, बंगाली में। एंड अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस दो हिज नोवेल, थ्रू हिज नोवेल्स, और ये अपने नोवेल की मदद से कॉन्शियस उत्पादन किए, मतलब कि लोगों को जागरूक किए, चेतना किए, सजग किए, नेशनल कॉन्शियस। यहाँ पे एरो करके डाल देता हूं कि ही अवेकन, अवेकन मतलब जगाना होता है ना, कि जागरूकता लाई किस चीजों में, ही अवेकेंड व्हाट, नेशनल कॉन्शियस, नेशनल कॉन्शियसनेस, सचेतता लाई, कॉन्शियसनेस, बस नेशनल, राष्ट्रीय सचेतता लोगों के बीच में ये लोग क्या किया, उजागर किया अपने पुस्तक के माध्यम से, नोवेल के माध्यम से। क्लियर है? आगे, द 30s saw the Indian movement for freedom under महात्मा गांधी। 30s, द 90s 30s saw, अब देखो एक दिया है, एक शॉर्ट में क्या लिखा है, द 30s। जब भी हम बात करेंगे तो 90s 30 का बात करेंगे, जब भारत में आएंगे लिटरेचर में तो 1930 का 30s लिखा है ना, कि द 30s यानी कि 1930 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द 30s saw the Indian movement for freedom under महात्मा गांधी। भारत कब आजाद हुआ, 1947 में। हम क्यों 1900 माने 1800 भी तो हो सकता था, लेकिन जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसी से रिलेटेड ही कर रहे हैं, इसलिए हम ऑटोमेटिक बता देंगे 1930s का जिक्र किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गए, महात्मा गांधी जी रहा है, इसलिए हम इसको रिलेट कर दिए कि 1930 जो वर्ष उसने देखा है कि किस तरह भारतीय आंदोलन हुए हैं, इंडियन मूवमेंट, भारतीय आंदोलन किस तरह हुआ आजादी पाने के लिए, वो किसके गाइडेंस में हुआ था, द 30s saw the Indian movement for freedom अंडर महात्मा गांधी गाइडेंस, अंडर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के गाइडेंस में भारतीय आंदोलन हुआ, किसके लिए जी, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, यही ना था, इंडिपेंडेंस स्टेट के लिए, इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हम लोगों ने आपस में क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन जारी किया, जिसका गाइडेंस कौन कर रहे थे, अहिंसा आंदोलन हो रहा था, वो थे महात्मा गांधी जी। सिंपल में 1930 एक ऐसा वर्ष है जिन्होंने देखा है भारतीय आंदोलन को, और जिसमें महात्मा गांधी के गाइडेंस में अंडर महात्मा गांधी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने जागरूकता अपने आप में लाया, और देश के प्रति या अपने प्रति गुलामी के विरोध में हम लोगों ने प्रयास किया कि हमें आजादी मिले। आंदोलन हम सब ने मिलकर किया, पूरी जनता, महापुरुषों के मदद से, काउंसलिंग से। आगे, द 3 great novelists of the time represented the 3 aspects of Indian life. Mulk Raj Anand wrote social novels, tried to break the barriers of caste and creed. His Untouchable is an attempt to abolish the evil of untouchability, economic slavery and colonial explanation as subject matter of Coolie and Two Leaves and a Bird। चलो अब बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला राइटर, सबसे पहला उपन्यासकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। देख लीजिएगा पूरा नाम, लेकिन जहां तक हमारा सेंस कर रहा है चटर्जी ही होगा, क्योंकि चूंकि बंगाल के हैं। मिटा दूं, थोड़ा बहुत हम पढ़े हुए इनका नाम, इसीलिए चटर्जी ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन इसको क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोग का काम है, कर लीजिएगा। नहीं हो तो कल मैं भी देख के आऊंगा, बता दूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है, एक एक राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक राइटर। अब एक नया राइटर आ रहा है हमारा भारतीय समाज के उपन्यासकार, उनका नाम है द 3 great novelists of the time represented the 3 aspects of Indian life। भारतीय जीवन के 3 पहलू को 3 महान उपन्यासकारों ने बताया है। तो कितने जान पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 3 ग्रेट नोवेलिस्ट को पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 3 ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया, यही ना, भारत के 3 महान उपन्यासकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला नंबर ए, उनका नाम पहले याद कर लीजिए, उनका नाम है
मुल्क राज आनंद, क्या नाम है? मुल्क राज आनंद जी, मुल्क राज आनंद। इन तीनों में से एक आदमी का हम जिक्र किए हैं। अब पॉइंट वाइज देखना, हाँ इन तीनों ने क्या किया है, ये एस्पेक्ट्स दिखाया, पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को जिक्र किया अपने नोवेल में। एस्पेक्ट्स किस चीज का? एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ भारतीय जीवन, इंडियन लाइफ। और समझ में, इंडियन लाइफ के ऊपर इन लोगों ने प्रकाश डाला। तो इसको भी नोट आप लोग कर सकते हैं, जो साइड में लिखा है, द थ्री ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया has described और focus on aspects of Indian life। भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है तीनों के द्वारा, जिनमें से पहला का नाम है मुल्क राज आनंद, जिन्होंने सोशल नॉवेल्स लिखा है। इनका जितने भी सामाजिक विषयों पर जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम दिया गया है सोशल नॉवेल्स, सामाजिक उपन्यास है, ठीक है, जो सोशल नॉवेल्स एंड ट्राई टू ब्रेक द बैरियर ऑफ कास्ट एंड क्रीड। और ये क्या कोशिश की अपने पुस्तक के माध्यम से? ट्राइड टू ब्रेक, तोड़ना, ट्राइड टू ब्रेक, जात पात के भावनाओं को मिटाने के लिए। ब्रेक द बैरियर्स मतलब बाधा, ट्राई टू ब्रेक द बैरियर्स, ब्रेक द बैरियर्स, किस चीज का ब्रेक करना है? बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जात पात, कास्ट एंड क्रीड। शॉर्ट में मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। पहला कोशिश इनका रहा कि मैं जात पात के उस बंधन को क्या कर दूं? तोड़ दूं, बैरियर्स को। दूसरा टॉपिक था कि हिज अनटचेबल इज एन अटेम्प्ट टू एब्लिश द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। टू ऑब्लिश मतलब खत्म करना, मिटा देना। टू ऑब्लिश द इविल, बुराइयां, कुकृतियां, द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, इन्वर्टेड कोमा में। बहुत छुआछूत की भावना थी पहले समाज में जी, जात पात, छुआछूत, उसको नहीं टच करेंगे तो ये है तो वो है, बहुत बुरी चीज बातें लगती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टचेबिलिटी, टचेबिलिटी, छुआछूत की भावना, टचेबिलिटी, जो अंडरलाइन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इतिहास में। और तीसरा पॉइंट इन्होंने दिखाया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक स्लेवरी, आर्थिक स्थिति से कैसे लोग गरीबी में जीते थे, आर्थिक दासता बोलते हैं उसको, आर्थिक दासता। और चौथा था कॉलोनिज्म पर चलता था, उपनिवेशवाद था ना जी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉलोनिज्म, 10th क्लास में लोग आते थे अपना घर बसा लेते थे, था ना, और इसमें भी पढ़े अपने विषय में भी, बाहर से जो एंग्लो इंडियन है अपने कॉलोनिज्म भी बसा लिया, कॉलोनियल, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इसको कैसे हटाना है, एक्सप्लॉयटेशन। ये मुख्य 4 पॉइंट है जो ये इंसान जिनका नाम है, उपन्यासकार जी का नाम है मुकुल राज आनंद, ये चूंकि इनका सामाजिक उपन्यास होता था तो 4 चीजों को इन्होंने फोकस किया, जात पात के बंधनों को तोड़ना, छुआछूत के बुराइयों को मिटाना, और आर्थिक दासता को मिटाना, और उपनिवेशवाद जो था, बाहर के लोग आकर बस के अपना वर्चस्व जमाते थे, उससे बाहर निकलना। ये 4 मुद्दों पर ये बात करते थे। अब इसी में अटैच करना है कौन कौन पुस्तक में है, इनका उपन्यास क्या क्या है, तो देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं। एक पुस्तक इनका था, इसमें अनटचेबल पुस्तकें का नाम है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं ये नोवेल का नाम है, इनके द्वारा लिखित नोवेल्स, नोवेल्स नेम किनके द्वारा लिखित? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित नोवेल्स है। ये सेकेंड लाइन में उस नोवेल का नाम था अनटचेबल, अछूत। क्या नाम था? अनटचेबल, अछूत। ये पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद एक और पुस्तक लिखे हैं कुली। कुली में ये दिखाया गया कि कैसे एक मजदूर अपने जिंदगी को, आर्थिक दास्ता जो है ना, उस चैप्टर का नाम है कुली, पुस्तक है, उपन्यास से सब पढ़ सकते हैं। और तीसरा है टू लीव्स एंड अ बर्ड, इकोनॉमिकल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, लिख लीजिए, टू लीव्स एंड अ बर्ड, कुली एंड अनटचेबल, 3 पुस्तक का नाम दिया है इनका। और जो भी सोशल नॉवेल्स है, इससे ये कोशिश किए हैं बंधनों को तोड़ने के लिए, जात पात का, छुआछूत की भावनाओं को, आर्थिक दास्ताओं को मिटाने के लिए, और उपनिवेशवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियल।
कॉलोनियल। ठीक है, तो इतना से समझ में आ जाना चाहिए कि इनका क्या था, मुल्क राज आनंद का क्या राज्य था। क्लियर है। अब आएंगे दूसरे राइटर आर के नारायण, इतना लिख लीजिए। उसके बाद एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि हमें भी याद हो जाए और आप लोग को भी याद हो जाए। हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले देखें बंकिम चंद्र जी। बंकिम चंद्र जी 1864 में अपना पुस्तक लिखे जिसका नाम था, क्या नाम था उस पुस्तक का, राजमोहन स्वाइप। क्या नाम था, राजमोहन स्वाइप। ठीक, वो भारतीय समाज का या भारतीय साहित्य का सबसे पहला भारतीय अंग्रेजी उपन्यास था। क्लियर है, जो 1864 में पब्लिश हुआ था या लिखा गया था उनके द्वारा। दूसरा राइटर है, पॉइंट दिया गया, 3 महान उपन्यासकार हुए हैं जो भारतीय जीवन के पहलुओं के ऊपर फोकस किया है, जिसमें से पहला जो लेखक है या उपन्यासकार, उनका नाम है मुल्क राज आनंद, जिनका खास एक ही मुद्दा था कि हम सामाजिक चीजों को लिखे, इसलिए इनका किताबों का नाम है सोशल नोवेल, सामाजिक उपन्यास है। क्लियर है। इनमें 4 पॉइंट ये फोकस करते थे। पहला, जात पात के बंधनों को कैसे तोड़े। दूसरा, अछूत की भावनाओं को कैसे मिटाए, अबलिश करना मतलब मिटाना। और आर्थिक दासता, कैसे लोग गरीबी में मजदूरी करवा लेता था मजदूर से, लेकिन उसका पैसा नहीं देता था। गलत और दुर्भाग्यवश हम लोग का इतना लक खराब था कि हमारे माँ बहनों को भी लोग क्या करता था, शोषण करता था कि नहीं, पहले के राजा महाराजा या जमींदारी प्रथा में। और तीसरा, कॉलोनिज्म एक्सप्लोनेशन, आता था हमारे घर वाला के राज कर देता था और उन्हीं लोग के गुलाम में हम लोग रहते थे। तो उसी को उपनिवेशवाद को जड़ से मिटाने के लिए, और इनके द्वारा लिखित 3 पुस्तक है। अनटचेबल, जो मिटाने की कोशिश किया छुआछूत को। कुली, जिसमें एक मजदूर का जीवन को दिखाया गया कि कैसे आर्थिक दासता से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और चौथा, 2 पत्ते और एक फूल। 2 पत्ते और एक फूल, एक नमी फूल, एकदम छोटा सा बड़ जो होता है, जो निकल रहा है फूल, उसको बड़ बोलते हैं। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे है, 2 पत्ते हैं, 2 पत्ते मतलब भारतीय और अंग्रेज है, बीच में हमको फूल खिलना, हमको आजाद होना है, तो उससे रिलेटेड कुछ होगा। केवल ऐसे ही बता रहे हैं सेंस के अनुसार, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मुख्यतः 3 किताबें हैं, याद कर लेना है, अनटचेबल, कुली एंड 2 लीव्स एंड ए बर्ड। 2 लीव्स एंड ए बर्ड। आइए सेकंड राइटर पे मिटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तीनों राइटर खत्म करना है। आर के नारायण जी अब आ गए। दूसरा राइटर है आर के नारायण, फेमस राइटर भारतीय साहित्य के। आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण जी। आर के नारायण through his social comedies has mirrored the little ironies of domestic life and crumbling old values in the developing society। ध्यान से सुनो, इनका जो उपन्यास है ये अपने सोशल कॉमेडी, इनमें जो था एक हास्य वाला, बोले ना, ह्यूमर एंड पैथोस, जैसे उसका था, क्या नाम है था उनका, डिकेंस के स्टोरी में ह्यूमर प्लस पैथोस था। उसी तरह इनके जो भी उपन्यास थे, इसका नाम दिया है सोशल कॉमेडी, सामाजिक हास्य, सोशल कॉमेडीज, ठीक है, सोशल कॉमेडीज। तो सोशल कॉमेडी सामाजिक हास्य के अनुसार इन्होंने जीवन को दर्पण दिखाया, शीशा दिखाया। मिरर एक मीनिंग दिया है, मिरर द लाइफ, यानी साफ साफ दिखाया अपने पुस्तक के माध्यम से। मिरर द, क्या मिरर दिखाया है, नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। दर्पण दिखाना मतलब क्या, लोगों को औकात दिखाना कि तुम क्या हो। अपने आप को आईना में जाकर देखोगे तो पता चलेगा तुम गोरे हो कि काले हो, मोटे हो कि नाटे हो। उसी तरह ये अपने उपन्यास के माध्यम से मिरर दिखाया दुनिया को, चश्मा दिखाया कि देख लो इससे तुम लोग। पहला पॉइंट क्या दिखाया, द लिटिल आयनीज ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन के बारे में फोकस किया है। घरेलू जीवन, डोमेस्टिक लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, घरेलू जीवन से जुड़ी हुई आयनीज को बताया गया है। एक वर्ड मीनिंग इसको स्टार डाल देता हूं, लिख लीजिएगा, आयनीज, ठीक है। द छोटी छोटी बातों को घरेलू जीवन में क्या है उसको दिखाया गया है। एंड क्रम्बलिंग ओल्ड वैल्यूज इन द डेवलपिंग सोसाइटी, और बढ़ते हुए समाज में, विकसित समाज में, डेवलपिंग सोसाइटी, विकसित समाज, विकसित नहीं विकासशील समाज बोलेंगे। डेवलपिंग, डेवलप्ड हो जाएगा तब विकसित होगा, लेकिन आईएनजी लग गया तो विकासशील होगा।
देश दो प्रकार के होते हैं, एक विकासशील एक विकसित है, जैसे जापान, अमेरिका, चाइना, ये सब डेवलप्ड है, विकसित है, हम लोग अभी कंटिन्यू है प्रोसेस में, तो डेवलपिंग कंट्री है। तो विकासशील समाज, विकासशील समाज में ओल्ड वैल्यूज को क्या किया है, उसको क्रम्बलिंग करना या मिटाने का काम किया है। पुराने परंपराओं को, ओल्ड वैल्यूज को क्रम्बलिंग करने का कोशिश किया है इस पुस्तक में, क्रम्बलिंग। इसका भी जहां स्टार डाल रहे हैं सब वर्ड मीनिंग में ऐड करिएगा, कल जिक्र करेंगे हम लोग। क्रम्बलिंग मतलब मिटाना, उसको क्रम्बल करना। तो इनमें ये खासियत है। ये आर के नारायण जी के बारे में बात था। और तीसरा एक राइटर है, उनका नाम है राजा राव। क्या नाम है? राजा राव जी। राजा राव लिखा है कि राजा राव हैज चैंपियन द केस ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये फेमस के हिट किए, चैंपियन करना यानी हाईलाइट करना, चैंपियन। किस मुद्दाओं को चैंपियन किया है? द केस ऑफ इंडियन फिलोसफी, द केस ऑफ भारतीय मनोवैज्ञानिक को, स्थिति को, इंडियन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया। ऑन द वन हैंड एंड द इसेंस ऑफ गांधीज्म ऑन द अदर हैंड। एक पहला पॉइंट में ये किया है, दूसरे पॉइंट में गांधीज्म को दिखाया गया है दूसरी तरफ, गांधीज्म ऑन द अदर हैंड, द इसेंस ऑफ गांधीज्म, सार। इसेंस मतलब सार। जहां जहां स्टार मार रहे हैं वर्ड मीनिंग में डाल दीजिएगा। इसेंस ऑफ गांधीज्म ऑन द अदर हैंड लिख लीजिए, तब समझा देते हैं। गांधीज्म गांधीवाद का मान्यता को बताया गया है। दो राइटर के बारे में जिक्र हो गया। और इनके एक पुस्तक है आर के नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ है, द गाइड। देख लीजिए इनका नोवेल, कंफ्यूज मत रहिएगा। आर के नारायण जी का एक नोवेल है, उस नोवेल का नाम दिया गया है द गाइड। क्या नाम है? मार्गदर्शन, द गाइड, मार्गदर्शक। और इनके दो पुस्तक का नाम दिया है, राजा राव जी का नोवेल का पुस्तक का नाम है, दो नोवेल्स, नंबर 1 ए एंड बी। नाम है सर्पेंट एंड द रोप, रस्सी और सांप, सर्पेंट एंड रोप। और इनका दूसरा है कंठापुरा, कंठापुरा लिख लीजिए, कंठापुरा। इन लोग का इमोर्टल वर्क्स, अमरणीय, मरणशील नहीं है, अमरणशील है। आर के नारायण जी का द गाइड और राजा राव जी का सर्पेंट एंड रोप और कंठापुरा, ये इनका इमोर्टल वर्क्स है। इमोर्टल मतलब अमरणशील है ना, अमरणशील। इमोर्टल एक वर्ड है, इमोर्टल वर्ड इन लोगों का, यानी कि हमेशा याद करने वाला ये लोग काम किए हैं। इसको कहेंगे, एक हेडिंग है, इसको वर्ड में डाल दीजिएगा, इमोर्टल वर्क्स ऑफ आर के नारायण एंड राजा राव। एक वर्ड है यहाँ स्टार डाले, इसको लिख लीजिएगा, इमोर्टल वर्क्स, यानी कि अमरणशील, यानी कि हमेशा याद करने वाला, इसका कभी मरण नहीं होगा, है ना। जैसे ईश्वर लोग होते हैं, अमरणशील ये है। या लोगों का नाम जैसे महापुरुष महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, ये लोग तो चली गए शरीर से, लेकिन आज भी उनका नाम हम इतिहासों में पढ़ते हैं, पुस्तकों में जिक्र किया जाता है महान पुरुषों का, या महान जो हमारी वीरांगना हुई, या हमारे देश के लिए जो लोग लड़े, कोशिश किए, संघर्ष किए। क्लियर है? ठीक है, यहीं तक क्लास छोड़ देते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर कल हम लोग पेज नंबर 50 पे चलेंगे, 50 है ना। तो कल पढ़ के आना है क्या, जैसे आज इंडियन आप लोग पढ़ के आए हैं, तो कल अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड कनाडियन नॉवेल्स तक पढ़ के आना है। पेज नंबर 51 का अफ्रीकन नॉवेल इन इंग्लिश के ऊपर वाला कनाडियन नॉवेल ऑफ टुडे तक पढ़ के आना है, मार्क कर लीजिए आप लोग। कल पेज नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 खत्म हो गया।
लास्ट 2 लाइन बचा है तो कल ही जिक्र किया जाएगा। इसमें क्या क्या आप लोग समझे, सिंपल में एक बार और रिवीजन करा देता है। जो दूसरा राइटर है आर के नारायण जी, जो नोवेलिस्ट है, उन्होंने सामाजिक हास्य के माध्यम से अपने पुस्तकों में दर्पण दिखाया है कि घरेलू जीवन में क्या आयनीज है, क्या समस्या है। और दूसरा डेवलपिंग सोसाइटी, जो विकासशील हमारा समाज है, वहां के पुराने परंपराओं को कैसे क्रम्बलिंग किया जा रहा है उसको दिखाया गया या क्रम्बलिंग किया गया। दूसरा तीसरा राइटर है राजा राव। तीसरा राइटर कौन है? राजा राव, जिनके 2 पुस्तक है सरपेंट एंड रोप और कंठापुरा। कंठापुरा इन्होंने 2 चीजों को जिक्र किया है। द केस ऑफ इंडियन फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, वो था साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ये है फिलोसफी दर्शन शास्त्र, विजन, व्हाट इज द विजन ऑफ आवर इंडिया। हमारा है ना कि देश एक दिन सोना का चिड़िया बनेगा, या हम टेक्नोलॉजी में अमेरिका जैसा हो जाए, चाइना जैसा हो जाए, जापान जैसा। तो वैसे कुछ दर्शन, भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई स्थितियों को ये हाईलाइट किए हैं, चैंपियन किए हैं। और दूसरा गांधीवाद के सार को बतलाया गया है। इसेंस मतलब सार, समरी, व्हाट इज द गांधीइज्म, उसके बारे में जिक्र किया गया है इन पुस्तकों में। क्लियर है? तो 3 राइटर कौन कौन थे? कौन कौन थे याद है किसी को? 3 राइटर, द ग्रेट इंडियन नोवेलिस्ट मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। और सबसे पहला नोवेलिस्ट कौन हुए? फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र। उसके बाद चटर्जी, देख लीजिएगा टाइटल, इसको कंफर्म होना है। और कब पब्लिश किया गया उनका पुस्तक? 1864। पुस्तक का नाम मोहन्स वाइफ, स्टोरी ऑफ मोहन्स वाइफ। क्या है, पढ़िए। इसमें देखिए बुक में है, पलटिए 49 नंबर, पेज नंबर 49। हाँ, राजमोहन स्वाइफ। ओके, राजमोहन स्वाइफ किनके द्वारा लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र के द्वारा। तो आज हम लोग भारतीय नोवेल इन इंग्लिश को पढ़े हैं, इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। उसमें 3 लेखक के बारे में जाने, और एक सबसे प्रथम जो लेखक थे बंकिम चंद्र जी के बारे में हम लोगों ने जाना है, उनके द्वारा रचित पुस्तक के बारे में। कल और भी अभी इसका पार्ट B चालू करेंगे। भारतीय नोवेल के कुछ भाग बच गए हैं, फिर कल अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन को देखा जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो, थैंक यू।